बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ हरी चूड़ियां भी डाल लो। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, माथे पर और कुछ नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे इसे बिंदी मत समझो, नजर का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं, ये तुम जानती ही नहीं हो। सुधा जी अपनी बहू सुमन से कहती हैं। सुमन हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहती रहती हैं। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज्यादा बेटी समझती हैं। अब जलने वाले जलते हैं, हमें क्या है। इतना कहकर सुमन हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में दो दो हरी चूड़ियां डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई सुमन को देखकर सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति भानु जी आए और बोले, सुधा, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं तो इसके लिए मुस्कुराओ। सुधा जी अपने पोते अभय के लिए मुस्कुराने लगी तो अभय बोला, दादी, मम्मा कहती है जो स्ट्रांग होते हैं वो रोते नहीं, आप भी मत रोना। भानु जी बोले, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबके जाने के बाद सुधा जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब सुमन के कमरे में उसकी चीजों को वो व्यवस्थित कर रही थी, सुमन की ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां थी। वहीं उनके बेटे अमर की तस्वीर थी जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। सुधा जी के एक हाथ में हरी चूड़ियां और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ, देखो ना, ये दिन रात नीली पीली चूड़ियां पहनती है। इसे समझाओ कि पति के पसंद की हरी हरी चूड़ियां पहना करे। अमर सुधा जी से कहता है। सुमन बोली, मम्मी जी, ये कहाँ लिखा है कि बस पति के पसंद की चूड़ियां पहनना है। मुझे नीली पीली चूड़ियां अच्छी लगती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है ना तो आप खुद पहन लो। सुधा जी बोली, शादी को 4 साल हो गए, साल भर का तो बच्चा है तुम्हारा, फिर भी तुम दोनों बच्चे की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे नीली पीली चूड़ियां पसंद है तो पहनने दो, कल तुम्हारी पसंद की हरी चूड़ियां पहन लेगी। सुमन अमर को चिढ़ाने लगी तो अमर बोला, देख लेना, जब नहीं रहूंगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। सुमन ने तुरंत अमर का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, मैंने उतार दी नीली पीली चूड़ियां और पहन ली आपकी पसंद की हरी चूड़ियां। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। सुधा जी आई और अमर के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुम इसका नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं, तुम्हारे बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अमर माँ और पत्नी दोनों के गले में हाथ डालकर बोला, माँ, जिंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी जिंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। न जाने ईश्वर कब जुबान पर बैठ जाते हैं। सांझ में दोनों सास बहू मटर छील रही थी और कह रही थी कि आज अमर जब आएगा तो उसे मटर की कचौड़ी बनाकर खिलाएंगे। तभी उधर से अमर का एक दोस्त भागते हुए आया और एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही सुमन वहीं बेहोश हो गई। सुमन जी मानो पत्थर की हो गईं जब उसने ये बताया कि अमर का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते अमर ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुमन को सौंपी थी, जिसे सुमन ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से सुमन को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़ियों को भी उतार रहे थे। सुमन को होश नहीं था। जब उसकी बुआ सास उन चूड़ियों को खोल रही थी, सुधा जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई और बोली,
दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार नए जमाने का है, पर समाज के कुछ नियम होते हैं। सुधा जी बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को जो बस दुख की घड़ी में साथ दे। जो नियम हौसला ना दे सके, ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। जहाँ सब लोग सुमन को अभागिन कहकर सांत्वना दे रहे थे, वहीं सुधा जी ने हौसला रखा और सुमन से बोली, बहू याद रखो, जीवन में जिद, जुनून और हौसला हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी, वरना तो दूसरे लोग हमेशा तोड़ने और गिराने के लिए तत्पर रहते हैं। सुमन भरी हुई आंखों से सुधा जी के गले लग गई और विलाप करने लगी। वहीं सुधा जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटे बाद भानुनाथ जी लौटने आहट से सुधा जी अपनी यादों से लौट आई। सुधा जी के हाथों में हरी चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर उन पुरानी यादों में चली गई थी। कितनी बार कहा, जो यादें दर्द दे उन्हें याद मत करो। अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो, जब वो तुम्हें कहता था, मैं नहीं रहकर भी हमेशा इस घर में रहूंगा। भानु जी ने सुधा जी को हौसला दिया। अब यही तो होता था, दोनों एक दूसरे को हौसला देते थे। कुछ घंटे बाद भानु जी पोते को लाने के लिए चले गए। देखते ही देखते सांझ हो गई। सुमन दफ्तर से लौटकर आई। आते ही सबसे पहले अपनी हरी चूड़ियों को वो उतारने लगी। सुधा जी बोली, सुमन पहले तुम अमर के लिए चूड़ियां पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथों की चूड़ियों को देखकर देखो वो कितना खुश होता है। बेटा किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। सुमन मुस्कुराकर हाथ मुंह धोने चली गई। समय बीता। कुछ महीनों बाद सुमन की बुआ सास आई। वो सुमन के कपड़े, उसकी चूड़ियों को देखकर मुंह बनाती थी। सुमन उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती थी। एक रोज जब वो दफ्तर गई तो बुआ जी बोली, सुधा, सुमन को अमर की नौकरी क्या मिल गई, उसके तो रंग ही बदल गए। देखना उसका मन कहीं और न लग जाए और तुम सब उसकी राह देखते रह जाओ। भानु जी बोले, दीदी जब भी आती हो कड़वी बातें ही करती हो, और जो आप कह रही हैं वो तो हम कब से चाहते हैं। काश कि सुमन की जिंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग और हर खुशी लौट आए। इतना कहकर भानु जी दुखी मन से वहां से चले गए। बुआ जी सुधा जी से बोली, भानु तो समझेगा नहीं, तुम तो समझो। सुधा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी बहुत मुश्किलों से जिंदगी पटरी पर आई है, अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो जिंदगी जी ली है, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह रख कर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर सुधा जी चाय पीने लगी। सुमन दफ्तर से लौटी। भानु जी से बोली, पापा ये आपकी और मम्मी जी की पूरे 2 महीने की दवाई है। बिजली का बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रीशियन को बोली हूँ ऊपर के बाथरूम में भी गीजर लगा देगा, ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ बुआ जी, आपको समोसे और जलेबी बहुत पसंद है ना, तो वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सबको देती हूँ। इतना कहकर सुमन कमरे में चली गई। बुआ जी आश्चर्य से सुमन की तरफ देख रही थी। भानु जी बोले, दीदी देख रही हैं, ये अपने आंसुओं को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब सुमन सबको समोसे और जलेबी दे रही थी, तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? सोने की चूड़ियों के साथ 2 हरी चूड़ियां भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्दों के लिए माफी चाहूंगी, पर तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर सुमन की आंखें भर आई। सुधा जी सुमन के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहू संसार में बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना है। तभी तो तुम्हारे हौसले देखकर मुश्किलें भी अपने आप तुम्हें रास्ता देंगी।
सुमन बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ। और फिर हम सबके भविष्य को भी तो यही हौसला देना होगा, तभी तो इस संसार के रूढ़िवादी नियमों को ये बदलेगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य में हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर सुमन ने पहली जलेबी अपने बच्चे को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे खुश हो गए। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि समाज अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम बदल लेता है। जो इंसान पहले से दुखी है या अपने नियमों से समाज को उसे और दुखी करना चाहिए, या उन्हें कुछ बदलाव लाकर उससे इंसान को खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मुझे साझा करें।